नमस्कार। कुरुक्षेत्र में हैं आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है। जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। बिहार राजनीति की ऐसी भूमि है जहाँ पर पूर्ण विराम नाम का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। जो भी होता है अल्प विराम ही होता है। अगर आप ये मानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप या फिर राजनीतिक सहमत जो है वह कभी यहाँ स्थिरता को कायम कर लेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ राजनीति के नए नए गुर हमेशा आते रहते हैं, प्रकाश में आते रहते हैं। राजनीतिक सहमत की भी बात अगर देखें तो वह भी बिहार से अधिक किसी भी अन्य राज्य में नहीं होता है, कहीं दूसरे राज्य के राजनीति में नहीं होती है। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं, तो आपको याद होगा 2020 का विधानसभा चुनाव। आप अक्सर सोचते होंगे कि हम अक्सर 2020 के विधानसभा चुनाव पर वापस क्यों चले जाते हैं। तो 2020 का विधानसभा चुनाव ऐसा विधानसभा चुनाव था जहां पर राजनीतिक रूप से एक बड़े सहमत का प्रयोग किया गया था, और पक्ष विपक्ष की जहां ज़रूरत होती है तो वहां विपक्ष का कोई काम नहीं पड़ा था। पक्ष यानी कि सत्ता पक्ष के ही लोग, यानी कि जो एक गठबंधन का लोग था, वही अपने दूसरे घटक दल को नीचे दिखाने के लिए राजनीतिक सहमत का उपयोग कर रहा था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एनडीए की। आपको याद होगा कि एनडीए में उस वक्त नीतीश कुमार जी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो हुआ करते थे। और नीतीश कुमार जी कैसे अपने प्रत्याशी को लेकर के उतरे थे एनडीए में, जो आपसी सहमति से सीट का बंटवारा हुआ था। उसके बाद नीतीश कुमार जी अपने प्रत्याशी को लेकर के तो उतरे, लेकिन अंततः हमने यह देखा कि कैसे बीजेपी चिराग पासवान वाले फैक्टर का उपयोग करती है, और अंततः नीतीश कुमार जी को एक तगड़ा झटका लगता है, और उनकी पार्टी, जो कभी बिहार में आपको बता दें कि बहुमत की सरकार बनाती थी, और नीतीश कुमार जी की पार्टी 43 सीटों पर आकर के महज सिमट जाती है। तो ऐसा कुछ राजनीतिक सहमत हुआ था बिहार में। और इसके बाद नीतीश कुमार जी, जिसे बिहार में राजनीतिक चाणक्य के रूप से जाना जाता है, चाणक्य के रूप में जाना जाता है, उनको ये तक कहना पड़ गया था कि कौन साथ था कौन साथ नहीं था यह पता ही नहीं चला। लेकिन इसके बाद हमने यह भी देखा कि चिराग पासवान जी अक्सर जो है बीजेपी के साथ लगे रहते हैं, और बीजेपी का हनुमान होने का दावा करते हैं। परिस्थिति चाहे जितनी भी हो, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और वहाँ चिराग पासवान जी से जो अलग होकर के उनके चाचा ने पार्टी बनाई, पशुपति कुमार पारस जी की हम बात कर रहे हैं, उन्हें जो है मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। इसके बावजूद चिराग पासवान जी का बीजेपी से मोह भंग नहीं हुआ था। इसके बाद हमने यह भी देखा कि कई लोग यह कहने लगे कि चिराग पासवान जी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है, और इसका इस्तेमाल किया बीजेपी ने। लेकिन अंततः हमने यह भी देखा कि कैसे तमाम तरह के चीज़ों के बाद, तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बाद चिराग पासवान जी बीजेपी के लिए ही लगे हुए हैं। यह दौर बदल चुका है, और नीतीश कुमार जी अब महागठबंधन के साथी हो चुके हैं। लेकिन चिराग पासवान जी फिलहाल किसी गठबंधन में नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए उनका दिल अभी भी खुल करके सामने आता है, सबके सामने सार्वजनिक रूप से कहते हैं, और क्योट कर करके कहते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कि हम बीजेपी के ही साथ हैं। आपको याद होगा कि बिहार में अभी 2 सीटों पर, मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव संपन्न हुए हैं। वहाँ चिराग पासवान जी कैसे बीजेपी के लिए खड़े दिखाई दिए थे, लेकिन बीजेपी के लिए पहले भी खड़े दिखाई देते थे मुकेश सहनी जी। एनडीए की गठबंधन को आप याद कर लीजिए। एनडीए में जो 4 घटक दल थे, जिसमें अगर बात करें तो वीआईपी पार्टी थी, बीजेपी थी, नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड थी, और अगर देखें तो इसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी थी, जो कि जीतन राम मांझी जी की है। तो एनडीए में भी कहा जाता था कि 2 गुट बना हुआ है, नीतीश कुमार जी के साथी के रूप में और सारथी के रूप में जीतन राम मांझी जी हैं, वहीं बीजेपी के साथी और साथी के रूप में जो है वीआईपी पार्टी है, मुकेश सहनी जी की पार्टी है। क्योंकि इसके पीछे भी यह कारण माना जाता था कि आपने देखा होगा कि 2014 में ही कैसे मुकेश सहनी जी सपोर्ट करते हुए बीजेपी को दिखे थे। मुजफ्फरपुर से अपने दल को जो है, निषाद विकास मंच को वो खड़ा करते हुए दिखे थे, और आरक्षण के नाम पर बीजेपी के साथ दिखे थे। लेकिन अंततः समय के साथ साथ हमने यह देखा कि कैसे वीआईपी का भी बीजेपी से मोह भंग हो जाता है, और वीआईपी महागठबंधन में आ जाती है। लेकिन 2020 के चुनाव से ठीक पहले वीआईपी जो है, यानी कि वीआईपी के जो सुप्रीमो है मुकेश सहनी जी, वो तेजस्वी यादव जी पर एक बड़ा आरोप लगाते हैं, पीठ में खंजर घोंपने का आरोप, और फिर वापस जो है वह एनडीए में आ जाते हैं। तो मतलब एनडीए से जाना आना, ये मुकेश सहनी जी की बात करें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात कर लें, इसके साथ साथ जदयू की बात करना, यह लगा हुआ था। परिस्थिति चाहे जो भी रहे हो, लेकिन कारण जो भी रहे हो, लेकिन चेंजेस जो है
वो होते रहे हैं बिहार में। हमने ये तमाम राजनीतिक घटनाक्रम को देखा है, समझा है, आप सभी इस राजनीतिक घटनाक्रम के गवाह बने हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात फिर से समझने की ज़रूरत है। इसके बाद वीआईपी की बात करें तो वीआईपी जब से महागठबंधन में आई और इससे पूर्व में भी हमने देखा कि कैसे वीआईपी जो है महागठबंधन में, अभी तो वर्तमान में नहीं आई, लेकिन जब एनडीए में गई तो कैसे एनडीए में रहते हुए कैसे जो है बीजेपी उनके ही यानी कि अपने ही घटक दल के, एनडीए के घटक दल जो थे वीआईपी, उसके ही विधायकों को तोड़ करके अपने दल में मिला लेती है, जिससे वीआईपी नाराज हो जाती है, मुकेश सहनी जी नाराज हो जाते हैं। नीतीश कुमार जी के नाराजगी की भी मुख्य वजह यही थी कि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में जिस प्रकार से झटका लगा था आपको नीतीश कुमार जी को, और झटका किसी और ने नहीं दिया था बल्कि खुद बीजेपी ने दिया था। इन तमाम चीज़ों को नीतीश कुमार जी समझते हुए वापस महागठबंधन का रुख किया और महागठबंधन की वर्तमान में सरकार है। लेकिन तमाम चीज़ें चेंज हो गई, नीतीश कुमार जी चेंज हो गए, मुकेश सहनी जी चेंज हो गए, लेकिन चिराग पासवान जी की स्थिति वही है। इसी बीच में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने और बीजेपी के केंद्र सरकार ने चिराग पासवान जी का जो बंगला, अगर देखें चिराग पासवान जी का नहीं कह सकते हैं, रामविलास पासवान जी का, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बंगला, जिसे दूसरा अंबेडकर कहा जाता है, दलितों के बड़े नेता रामविलास पासवान जी का बंगला, जिसमें उनकी स्मृति जुड़ी हुई थी, उनका आपको देखें तो मूर्ति तक स्थापित करवा दिया था चिराग पासवान जी ने। उसके बाद आपको याद होगा कि कैसे रामविलास पासवान जी का बंगला जबरन खाली करवाया जाता है, चिराग पासवान जी का बंगला वहाँ से खाली करवाया जाता है, रामविलास पासवान जी की तस्वीरें रोड पर फेंकी हुई रहती है, उसके बावजूद चिराग पासवान जी बीजेपी के लिए ही खड़े दिखते हैं। और इसका सीधा उदाहरण मिलता है मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में। मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी के सपोर्ट में दिख रहे थे चिराग पासवान जी, वही मुकेश सहनी जी खुल करके महागठबंधन के सपोर्ट में उतरे हुए थे। और लेकिन अब जब कुढ़नी विधानसभा का मामला आया तो परिस्थिति चेंज हो गई है। मुकेश सहनी जी अपने भूमिहार समाज से आने वाले कैंडिडेट के साथ हैं, कुढ़नी विधानसभा में प्रत्याशी को उतारे हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। वही महागठबंधन से नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से कैंडिडेट हैं मनोज कुशवाहा के रूप में। इसके साथ साथ वीआईपी भी अपने, माफ कीजिएगा, वीआईपी तो उतारी हुई है, लेकिन बीजेपी भी वहाँ से कैंडिडेट उतारी हुई है। लेकिन चिराग पासवान जी कुढ़नी में भी अगर देखें तो बीजेपी के ही सपोर्ट में दिख रही है, चिराग पासवान जी की पार्टी पूरी दिख रही है, चिराग पासवान जी दिख रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि मुकेश सहनी जी कुढ़नी में अब उतर चुके हैं और मुकेश सहनी जी ने एक बड़ी बात कही है वहाँ। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अपने सहयोगियों के साथ धोखा देने के लिए ही चिन्हित की जाती है। पता नहीं यह बात चिराग पासवान जी को क्यों समझ नहीं आता है। मुकेश सहनी जी की माने तो उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान जी के भी साथ बीजेपी ने धोखा किया है और ये बात चिराग पासवान जी को समझ नहीं आ रही है। तमाम चीज़ें चिराग पासवान जी, ऐसे नहीं है कि चिराग पासवान जी बच्चे हैं, राजनीतिक रूप से 2020 में जो उनकी स्थिति थी उससे काफ़ी ज़्यादा परिपक्व हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान जी बीजेपी के साथ सभी तरह के गठबंधन में, सभी तरह के कार्यक्रम के साथ साथ अगर देखें तो जितने भी चुनाव हो रहे हैं, राजनीतिक इवेंट हो रहे हैं, उसमें बीजेपी को सपोर्ट करते हुए हर एक मुद्दे पर चिराग पासवान जी दिख जा रहे हैं। हो सकता है इसका विरोध, इसका एक मुख्य कारण यह भी हो कि नीतीश कुमार जी का विरोध, लेकिन चिराग पासवान जी एक पार्टी के नेता हैं, एक पार्टी को लीड कर रहे हैं। और ऐसे में जब मुकेश सहनी जी ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी अपने गठबंधन के घटक दलों को हमेशा दिक्कत ही देती है, तो इसके बावजूद चिराग पासवान जी बीजेपी के साथ लगे हुए हैं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन आपको बता दें कि हम अक्सर लगातार आपसे इस बात की ओर आपका ध्यान जो है वह केंद्रित कर रहे हैं कि कैसे बिहार में समीकरण में बड़ा चेंज होना है। और शायद एक यही वजह है जो चिराग पासवान जी समझ रहे हैं कि निकटतम भविष्य में जो बीजेपी अपने समीकरण में चेंज करने का बिहार में मूड बना रही है तो उसमें उनका लॉटरी लग सकता है। और इसी को लेकर के वे लगातार जो हैं वो बीजेपी का सपोर्ट करते हुए, समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। हमने बताया था आपको कि कैसे सवर्ण और एजेंडा बेस्ड वोट बैंक से हट करके बीजेपी जातीय समीकरण को ध्यान दे रही है, क्योंकि उनको नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी का फॉर्मूला समझ आ गया है। एक ही फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है जाति आधारित राजनीति करने का। तो बीजेपी अपना प्रभाव बना रही है ऐसे जातियों पर जहां पर उनको वोट मिल सके, जिनकी आबादी बिहार में ज़्यादा है। तो ऐसे में बीजेपी उन तमाम चीज़ों पर काम कर रही है और इसी में पिछड़ा अति पिछड़ा को जोड़ने का, दलित महादलित को जोड़ने का और मुस्लिम में जो पिछड़े हुए मुस्लिम है उनको जोड़ने का बीजेपी कोशिश में लगी हुई है। और ऐसे में ओवैसी जी वाला फैक्टर है, चिराग पासवान वाला फैक्टर है, आरसीपी सिंह वाला फैक्टर है, तो तमाम चीज़ें हो रही है। चेंजेज अभी बहुत जगह होने हैं, जदयू में भी होने हैं, आरजेडी में भी होने हैं, लेकिन समीकरण के हिसाब से एक बड़ा चेंज जो है वो जातीय समीकरण के हिसाब से अगर देखें तो वो बीजेपी करने जा रही है। तो एक बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी जी ने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर कि
बीजेपी जो है वह गुंडों की पार्टी है, संजय जायसवाल जी पर उन्होंने हमला बोला है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो बड़ा बात क्योट किया है कि उन्होंने बीजेपी ने चिराग पासवान जी के भी साथ धोखा किया है, और ये बात चिराग पासवान जी को फिलहाल नहीं समझ आ रही है। क्या मुकेश सहनी जो बात समझ रहे हैं यही कहानी है, या फिर कहानी कुछ और है? आपको क्या लगता है? आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सजग रहिए, ये कुरुक्षेत्र है जहाँ पर हमने बताया आपको कि कभी भी पूर्ण विराम नहीं होता है, तो आपका सजग रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी क्षण कोई बड़ा बदलाव बिहार में देखने को मिल सकता है। जरूर रहिए आप जनता टॉकीज के साथ। कैसा लगता है आपको हमारा कार्यक्रम, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट कीजिए क्या चेंजेस होना चाहिए जनता टॉकीज में, आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो देख लिया तो वीडियो को शेयर करके थोड़ा हमारे मनोबल को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे ही राजनीति के भीतर की खबर, राजनीतिक गलियारों के भीतर की खबर, इस कुरुक्षेत्र के राजनीतिक कुरुक्षेत्र के भीतर की खबर हम छान करके आप तक पहुँचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।